नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल है ये आपका, और आपके चैनल पर मैंने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 8 सब्जेक्ट की तैयारी करने का जो वादा किया था वो पूरा होता हुआ अभी ज्योग्राफी व दर्शन शास्त्र की सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो जरूर देखिए, आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। वायुमंडल का संगठन व संरचना को पढ़ेंगे हम। वायुमंडल का संगठन व संरचना को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें। ये ऑथेंटिक नोट्स के साथ एकमात्र चैनल आपका सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए काम कर रहा है। तो जरूर आप बने रहें चैनल को। साथ ही मैंने पूरा इतिहास ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं। राजस्थान का इतिहास जो अभी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जरूर मेरे 29 वीडियो जरूर देखें, वो प्रथम पेपर के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें, लाइक करें। और भारत का इतिहास अभी चल रहा है वहाँ पर, और भारत के इतिहास के बाद विश्व का इतिहास लाऊंगा। जो प्रथम पेपर जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं वो ज़रूर देखें, उनके लिए लाभदायक है ये चैनल। तो सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले तैयारी में जुट जाइए। 10,000 की वैकेंसी आने वाली हैं। इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई है। तो ज़रूर आप बने रहें। ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 6 लाया हूँ, और इसको शुरुआत करें हम। वायुमंडल का संगठन व संरचना। चलो आइए चलते हैं। तो ये देखिए, वायुमंडल का संगठन व संरचना के आपके लिए मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी से सदैव जुड़ा रहता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। ध्यान रखें आप। वायुमंडल का क्या महत्व है? तो देखिए, पृथ्वी के सभी जीवों के लिए आधार है। पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखता है वायुमंडल। धरातल से प्रसारित रेडियो तरंगों को पुनः धरातल से प्रभावित करता है। उल्कापात से रक्षा कराता है। समस्त प्रकार की वायुमंडल की परिघटनाओं का आधार है वायुमंडल। तो वायुमंडल का महत्व जरूर देखें आप। वायुमंडल का संगठन देखें हम, तो पृथ्वी के धरातल से लेकर 9,660 किमी तक की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल का 97% भाग तो 32 किमी की ऊंचाई व 50% भाग है जो धरातल से 5.6 किमी की ऊंचाई पर हैं। तो समझे बात को कि वायुमंडल का 97% जो भाग है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई वो 50% भाग जो है वो धरातल से 5.6 किमी की ऊंचाई पर है। बहुत महत्वपूर्ण बात। वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बना है। ध्यान रखें, एक तो है गैस, जलवाष्प और धूल कण। गैस, जलवाष्प और धूल कण, याद रखें आप। आगे देखिए, गैसें कौन कौन सी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, पता है आपको। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78.08% है वायुमंडल में। ऑक्सीजन 20.94%। ऑर्गन ध्यान दे तीसरे नंबर पर है 0.93%, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पर हमारे वायुमंडल में। ये जरूर रेशो याद रखें आप। अन्य गैसें कौन कौन सी है? नियॉन है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, कैप्टान है। CO2 देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सभी गैसों में भारी गैस है। ध्यान रखें, जो सामान्यतः धरातल से 20 किमी की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस धरातल से 100 किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, ध्यान रखना, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 20 किमी तक रहती है। ध्यान रखें। प्रमुख हरित ग्रह गैसें, ग्रीन हाउस गैस के नाम याद रखें आप। शॉर्ट ट्रिक लाया हूं आपके लिए। कामी क्लोना, कामी क्लोना, का से है कार्बन डाइऑक्साइड, मी से है मीथेन, क्लोर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ना से है नाइट्राइट ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड 50% है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा।
उसके बाद में मीथेन है 30% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो 14%, जबकि नाइट्राइट ऑक्साइड जो है वो 6% हमारे हरित गृह गैसें। ज़रूर याद देखें, समझे बात को। और ये तो हमने जो पढ़ाया आपको वो गैसें, और उसके बाद मैंने कहा कि वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, एक तो गैसें, एक जलवाष्प और एक धूलकण। तो गैसें हमने देखी कौन कौन सी पाई जाती हैं। अब हम देखें तो जलवाष्प। तो जलवाष्प के बारे में देखिए आप, वायुमंडल में उपस्थित अत्यंत परिवर्तनशील चर जो है वो जलवाष्प हैं। वायुमंडल में उपस्थित अत्यंत परिवर्तनशील चर जो है वो जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में जहां 4% तक होती हैं, वहीं ठंडे शुष्क क्षेत्रों में 1% से भी कम होती हैं। ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रखें, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है, तो यहाँ पर जलवाष्प ज्यादा रहेगा बनिस्पत यहाँ। तो ये जरूर आप समझे बात को। आप मैप जरूर साथ रखें विश्व का, और भारत और राजस्थान का मैप जरूर साथ में लेके ही पढ़ना चाहिए। जलवाष्प का 50% भाग धरातल से 2 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है, जबकि 90% भाग जो है वो 8 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। समझे बात को। धूलकण, तीसरा धूलकण पाया जाता है। तो यह वायुमंडल में विभिन्न स्रोतों से पहुंचते हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार से निकले धूल के कण, महीन मिट्टी के कण और उल्कापिंडों के कण, ये धूलकण। आर्द्रग्राही नाभिक किसे कहते हैं, ध्यान रखें, वायुमंडल में उपस्थित कुछ विशेष धूलकण होते हैं जिन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जाता है। इन धूलकणों के सहारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का सघनन का प्रारंभ होता है। याद रखें आप। तो आर्द्रताग्राही नाभिक क्या है, तो विशेष प्रकार के धूलकण, याद रखें। ये पूछा है एरोलास किसे कहते हैं, एरोलास, जो वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों का सामूहिक रूप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोलास। एरोलास क्या है, तो धूलकणों का सामूहिक रूप, याद रखें आप। आगे देखिए, वायुमंडल की संरचना लाया हूं, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। देखिए ये मेहनत आपके लिए, सिर्फ मेहनत हो रही है यहाँ पर। देख सकते हो वायुमंडल की एक संरचना लाया हूं, वायुमंडल का सामान्य वर्गीकरण लाया हूं। ये है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल व ब्रह्मंडल। ये 5 मंडल है जो 5 मंडलों को में बांटा गया है। देख सकते हो आप, शोभ मंडल, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है और ब्रह्मंडल है। और ये देख सकते हो आप शोभ मंडल, ये शोभ सीमा है, ठीक है ना। और यहाँ से ये देखिए आप, ये तापमान यहाँ माइनस हो जाएगा C शोभ सीमा में, ये शोभ सीमा है। और यहाँ पर आते आते समताप सीमा में ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसी प्रकार आगे ये देखिए, यहाँ पर फिर से -100 हो जाएगा मध्य सीमा में, और फिर वो तापमंडल और ब्रह्मंडल में बढ़ेगा। तो ये आयनमंडल का भाग देख सकते हो आप, ये आयनमंडल का भाग है जो तापमंडल का हिस्सा है। तो ये ज़रूर देखें, इसको हम डिटेल आगे पढ़ते हैं। तो आइए, ये ज़रूर आप समझे। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। देखिए हम पहला शोभ मंडल पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर। अधोमंडल भी बोलते हैं इसी को, शोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। ऊंचाई देखिए तो ध्रुवों पर 8 किमी और विषुवत रेखा पर 18 किमी, समझ सकते हो आप। तो ये है पृथ्वी है, तो ये समझ लो, ये वायुमंडल, ये तो विषुवत रेखा है और ये ध्रुव है। तो विषुवत रेखा पर 18 किमी ऊंचाई है, ध्यान सकते हो आप 18, और यहाँ से 8 है। तो ये समझने की बात है आपके लिए। सभी प्रकार की वायुमंडलीय विक्षोभ व संवहन इसी मंडल में परिघटित होते हैं। शोभ मंडल को पढ़ रहे हैं हम, इसे ही विक्षोभ मंडल, संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। इस मंडल की मुख्य विशेषता क्या है, तो ऊंचाई के साथ ताप का कम होना। ऊंचाई के साथ ताप का कम होना, देख सकते हो आप, ताप कम हो रहा है, तो यहाँ से ये कम हो रहा है। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान कम घटता जाता है। शोभ मंडल की बात है। शोभ सीमा किसे कहते हैं, तो शोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को शोभ सीमा कहा जाता है। मोटाई 1.5 किमी होती है। शोभ सीमा में विषुवत रेखा के ऊपर तापमान जो होता है वो -80 सेल्सियस, ध्रुवों पर 45 सेल्सियस हो जाता है। तो शोभ सीमा किसे कहते हैं, शोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा। ये देख सकते हो आप, ये है शोभ सीमा, ये है शोभ सीमा, जो ये समताप मंडल और शोभ मंडल को अलग कर रही है।
और यहाँ पर -80 सेंटीग्रेड जो है वो तापमान हो जाता है। आगे हम दूसरा पढ़े समताप मंडल स्ट्रोरोट्रोपस। हम पढ़े क्षोभ सीमा के से लेकर 50 किमी की ऊंचाई का जो क्षेत्र है उसको समताप मंडल कहते हैं, ध्यान रखें आप। और वायुमंडल उड़ान के लिए यह आदर्श मंडल है समताप मंडल। इस मंडल में 20 से 35 किमी की ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन। और सर्वाधिक ओजोन गैस जो है 25 से 35 किमी के बीच में रहती है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती हैं, याद रखें आप। ओजोन नाशक प्रमुख स्रोत कौन सा है? CFCs है, गैसों का उत्सर्जन है यह। और इस ओजोन गैस के कारण ही इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पुनः बढ़ता है, ध्यान रखें। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा। ओजोन क्षेत्र परत में तापमान बढ़ने की दर 5 सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, समताप सीमा पर तापमान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और समताप सीमा किसे कहते हैं? समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली सीमा को हम समताप सीमा कहते हैं। तो देख सकते हो आप, ये है समताप सीमा और यहाँ पर ये तापमान घटता जाता है, 0 डिग्री हो जाएगा समताप सीमा में। समताप सीमा किसे कहते हैं? तो मध्य मंडल व समताप मंडल को अलग करती हैं ये रेखा। तो आगे देखिए, हम बात करें हम समताप सीमा की, वही बात आगे देखिए। तो समताप मंडल का मध्य मंडल से अलग मोटाई 5 किमी है। जब कभी तेज संवहन धाराएं क्षोभ सीमा को तोड़कर इस मंडल में प्रवेश करती हैं तो विशेष प्रकार का बादलों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है, जिसे हम क्या कहते हैं? याद रखें, मदर ऑफ पर्ल निक्रेस मुक्त ताप या निक्रेस बादल कहते हैं। ठीक है, जब कभी तेज संवहन धाराएं क्षोभ सीमा को तोड़कर इस मंडल में प्रवेश करती हैं तो उस विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। इसे हम मदर ऑफ पर्ल निक्रेस या मुक्तताप या फिर निक्रेस बादल कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात क्वेश्चन बना है। मध्य मंडल देखें तो समताप सीमा से 80 किमी की ऊंचाई को मध्य मंडल कहते हैं और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पुनः घटने लगता है। मध्य मंडल में फिर वापस घटेगा, देखो यहाँ घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा, यही बात है। तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पुनः घटने लगता है। मध्य सीमा पर तापमान -100 हो जाएगा। मध्य सीमा देखें, फिर मध्य मंडल व तापमंडल का क्षेत्र मोटाई 5 किमी है। और तापमंडल हम देखें तो तापमंडल एक बार मध्य सीमा के पास में ले जाता हूं मैं आपको। ये देखिए मध्य सीमा, ये है मध्य सीमा, ये है मध्य सीमा, ध्यान रखें आप। और ये जो है वो तापमंडल वो मध्य मंडल को अलग कर रही है मध्य सीमा। तो समझे बात को। आगे हम देखें तो ये देखिए मध्य मंडल, मध्य मंडल हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट तापमंडल पढ़ रहे हैं। तापमंडल मध्य सीमा से 640 किमी की ऊंचाई जो है उसे तापमंडल कहते हैं और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पुनः बढ़ेगा। तापमंडल नाम ही बढ़ेगा, तापमंडल नाम है। तापमंडल का निम्न भाग जो होता है, निचला भाग, विद्युत आवेशित कणों आयरन्स की उपस्थिति के कारण आयन मंडल कहलाता है। तापमंडल का निचला भाग कहलाता है, ध्यान रखें आप। आयन मंडल धरातल से प्रसारित रेडियो तरंगों को पुनः धरातल मंडल को परावर्तित करता है। आयन मंडल की निम्न 4 परतें होती है, याद रखें। आयन मंडल की निम्न 4 परतें कौन कौन सी है? DEFG, DEFG। डी 80 से 96 किलोमीटर रेडियो की लंबी तरंगों का परावर्तन करती हैं। ई परत जो है वो 96 से 144 किलोमीटर रेडियो की मध्यम तरंगों का परावर्तन करती हैं। एफ तरंगे 144 से 360 किमी रेडियो की लघु तरंगों का परावर्तन करती हैं, जबकि जी परत जो है 360 से 400 किमी रेडियो की लघु तरंगों का परावर्तन करती हैं। तो ये तो लघु, ये मध्यम और सबसे लंबी तरंगों का परावर्तन डी परत करती हैं। तो आइए मैं ले चलता हूं आपके तापमंडल में। ये है तापमंडल, देख सकते हो आप, आपके लिए तापमंडल मैंने बनाया है आपके लिए। और इसका निचला मंडल आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। 4 परतें याद रखें, DEFG। डी परत कौन सी है? तो 80 से 96, ई परत 96 से 144, एफ 144 से 360 और जी परत 360 से 400 किमी का जो क्षेत्र है। और ये ध्यान रखें, लंबी तरंग, ये मध्य, ये लघु लघु, जरूर याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए।
तो ये देखिए, इस प्रकार आयन मंडल जो है वो 80 से 400 किमी का क्षेत्र है, तापमंडल का भाग है यह। और इस मंडल में, यानी कि आयन मंडल की बात कर रहे थे, इस मंडल में उपस्थित धूल कण सौरिक विकिरण द्वारा अंतर विराम के में चादर के समान प्रकाश फैलाते हैं। याद रखना, इस मंडल में यानी कि आयन मंडल में उपस्थित धूल कण सौरिक विकिरण द्वारा अंतर विराम में चादर के समान प्रकाश फैलाते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव पर तो सुमेल ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति और अरोरा बोरियालिस कहते हैं, जबकि दक्षिण ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलियस दक्षिणी ध्रुवीय या ज्योति और कुमेर ज्योति के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखें, बार बार क्वेश्चन पूछा है। आयन मंडल में उपस्थित धूल कण जो होते हैं सौरिक विकिरण द्वारा अंतर विराम में चादर के समान प्रकाश फैलाते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव पर, यानी उत्तरी ध्रुव ये हो गया, उस पर तो सुमेल ज्योति, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और अरोरा बोरियालिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति और कुमेर ज्योति कहते हैं, कुमेर ज्योति कहा जाता है। ऊपर तो सुमेल है और नीचे कुमेर ज्योति, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात। ब्रह्मंडल एक्सप्लोयर हम पढ़ें तो 640 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई जो है उसको ब्रह्मंडल के नाम से जानते हैं। सामान्यतः 10,000 किमी की ऊंचाई इसकी अंतिम सीमा है। और इस मंडल का विशेष अध्ययन किसने किया है? ब्रह्मंडल का क्वेश्चन बना है लेमन स्पियर्स ने, लेमन स्पियर ने किया है। याद रखें नाम, लेमन, लेमन याद रखें। और वायुमंडल का नवीन वर्गीकरण किसने किया है? कौन से विचारक ने किया है? मार्सेल निकोलेट ने। वायुमंडल का नवीन वर्गीकरण मार्सेल निकोलेट ने किया है। उन्होंने दो भाग बताए वायुमंडल के, एक तो है सममंडल और एक है विषम मंडल। सममंडल बताया उन्होंने, धरातल से 90 किलोमीटर का क्षेत्र सममंडल बताया उन्होंने। और इस मंडल की विभिन्न परतों में गैसों के रासायनिक व भौतिक गुणों में समानता होने के कारण इसे सममंडल बताया है उन्होंने। और सममंडल के इसके 3 भाग बताए, उसके 3 उपमंडल बताए हैं, शोभ समताप मंडल, मध्य मंडल। किसने बताया ये? तो ये बताया है आपके मार्सेल निकोलेट के अनुसार। और दूसरा भाग उन्होंने बताया विषम मंडल, 90 किलोमीटर से वायुमंडल की बाहरी सीमा तक का क्षेत्र जो है वो विषम मंडल बताया उन्होंने। और इस मंडल की विभिन्न परतों में गैसों की रासायनिक भौतिक गुणों में विषमता के कारण विषम मंडल बताया। देखो उसमें सम सत बराबर है इसलिए सम बता दिया, और इसमें विषम बता दिया उन्होंने। तो विषम में उन्होंने 4 उपमंडल बताए हैं। याद रखें, आप बहुत बार प्रश्न पूछे हैं। आणविक नाइट्रोजन परत बताई, आणविक ऑक्सीजन परत बताई, आणविक हीलियम और आणविक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन बताए उन्होंने। 4 मध्य मंडल, 4 उपमंडल बताए उसमें विषम मंडल में। और नाइट्रोजन परत में 90 से 200 किलोमीटर का बताया, ऑक्सीजन में 200 से 1100, हीलियम में 1135 और हाइड्रोजन में जो उन्होंने बताई हैं वो हैं 3500 से 10,000 किलोमीटर के बीच में। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी लाया हूं वायुमंडल की संरचना में। देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण बातें। आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है? वायु अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्ण होना। याद रखें आप, वायुमंडल की अस्थायी गैस कौन सी है? CO2। वायुमंडल की अस्थायी गैस है CO2, याद रखें। भारी गैस भी यही है। वायुमंडल संबंधित अध्ययन का प्रारंभ किसने किया है? एनेक्सीमेंडर विद्वान ने, एनेक्सीमेंडर, याद रखें नाम। वायुमंडल में शोभमंडल व समताप परतों की जानकारी किसने दी है? TD वॉर्ट ने, वॉर्ट ने। पृथ्वी द्वारा, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात, नोट है ये आपके लिए। तो पृथ्वी द्वारा अपने वायुमंडल के ब्राहा सीमा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है? प्रति मिनट प्रति वर्ग सेमी लगभग 2 कैलोरी है। याद रखें, पृथ्वी द्वारा अपने वायुमंडल के ब्राहा सीमा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है? प्रति मिनट प्रति वर्ग सेमी लगभग 2 कैलोरी है। प्रश्न बना है, जरूर समझे। शोभमंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है। शोभमंडल में मैंने कहा था तापमान क्या है? घटता रहता है। तो क्या है घटने की दर? याद रखें 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है। तो याद रखें आप। आगे देखिए, ये देखिए, शोभमंडल परत की ऊपरी सीमा में जेट धाराएं चलती हैं। क्वेश्चन आया, जेट धाराएं कहाँ चलती है, कौन से मंडल में? तो शोभमंडल में। मौसमी परिवर्तनों की छत ट्रोपोपास को कहा जाता है। धरातल से 50 से 80 किमी की ऊंचाई की मध्य उल्काएं अदृश्य हो जाती हैं। मध्य मंडल में निशादीप मेघ दिखाई देते हैं।
कैनिली हेविसाइड परत आयन मंडल में है। कैनिली हेविसाइड कहाँ है? आयन मंडल में। सुमेर ज्योति में निम्न रंग पाए जाते हैं, कौन कौन से? लाल, हरा व सफेद। आयन मंडल को रसायन मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल को क्या कहते हैं? रसायन मंडल भी कहते हैं। उसी प्रकार आयन परत में ब्रह्मांड किरणों व वायुमंडल की गैसों में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। F1 F2 परत की खोज किसने की है? एप्लीटन ने। एप्लीटन याद रखें, एप्लीटन। F1 F2 परत की खोज एप्लीटन ने की है। सुमेर ज्योति दिव्य प्रकाश आयन मंडल में दिखाई देता है। ब्रह्मंडल परत में हाइड्रोजन व हीलियम के सूक्ष्म कण शून्य से में विसरित हो जाते हैं। ओजोन अपक्षय के कारण ओजोन परत में 10 मिलियन किलोमीटर आकार का एक छिद्र बन गया है जो अंटार्कटिका के ऊपर है। याद रखें, पूछा गया है प्रश्न। ओजोन अपक्षय के कारण ओजोन परत पर 10 मिलियन किलोमीटर आकार का एक छिद्र बन गया जो कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर है। वॉन एलन विकिरण पेटी मिलती है चुंबकीय मंडल में। याद रखना, वॉन एलन विकिरण पेटी मिलती है चुंबकीय मंडल में। तो ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लाया मैं आपके लिए। तो इस प्रकार मैंने वायुमंडल का संगठन व संरचना को बहुत ही अच्छी तरीके से, उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। मेरे इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को ज़रूर डाउनलोड करें। आप मेरे प्रत्येक नोट्स को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके लिए स्पेशल वीडियो सेकंड ग्रेड 2021 की जो भर्ती आने वाली हैं SST वाले, तो ज़रूर चैनल पर बने रहें। प्रथम पेपर के लिए मेरे राजस्थान का इतिहास का भाग ज़रूर देखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए एक बार फिर से मेहनत हो रही है, तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर चैनल पर बने रहिए। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।